नमस्कार, मैं हूं ऋचा जैन कालरा और आपका स्वागत है नेक्स्ट जेन भारत के इस खास एपिसोड में। आगे बढ़ने की रफ्तार में भारतीय अर्थव्यवस्था की छलांग से दुनिया हैरान है। साल 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था के $7 ट्रिलियन बनने का अनुमान जताया गया है। इसके पीछे है देश में बेहतर होता इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश अनुकूल नीतियां और सामाजिक कल्याण की ढेर सारी योजनाएं। 1 फरवरी को साल 2024 का अंतरिम बजट पेश हुआ, जिसे विकसित भारत का बजट कहा गया है। आइए जानते हैं इस बजट में कौन सी अहम घोषणाएं की गई हैं और देश में विकास की गति को बढ़ाने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं। विकास के पथ पर आज भारत उन ऊंचाइयों को छू रहा है जिससे पूरी दुनिया हैरान है। विभिन्न क्षेत्रों में होता वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, आत्मनिर्भरता की ओर मजबूती से बढ़ते कदम, दुनिया भर के निवेशकों का भारत के प्रति बढ़ता विश्वास, व्यापार करना अब होता आसान, पर्यटन को मिलती नई दिशा, सशक्त बनते किसान, उज्जवल होता महिलाओं का भविष्य और विकसित होते शहर से लेकर गांव। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने विकास की जिस रफ्तार को पकड़ा है, उसे थमने नहीं दिया है। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं ने देश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदली है। सरकार के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था 2030 तक $7 ट्रिलियन की होने की संभावना है और इस दौरान जीडीपी ग्रोथ रेट 7% से ज्यादा हो सकती है। I would think that I would see a $7 trillion economy even before 2030 with the type of focus that we are seeing in India on different sections and different and the growth itself will be a very highly qualitative growth with the inclusion of lot many people. महामारी के समय में जो नीतियां अपनाई थी, जो सप्लाई और डिमांड का जो मिश्रण करके और डिमांड में भी जो बहुत ही सटीक जो टारगेटिंग की गई थी, उसके कारण खर्च उतना नहीं हुआ, लेकिन लोगों को काफ़ी जिनको ज़रूरत थी उनको लाभ पहुंची और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है काफ़ी बढ़ाई गई है, करीब 3.5 गुना बढ़ी है। तो इन सब के चलते, अच्छी नीतियों के चलते भारत का जो भारत की अर्थव्यवस्था काफ़ी अच्छी सुदृढ़ स्थिति में है और ये IMF को और बाकी सबको एक्चुअली साफ दिख रहा है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2024 के लिए अंतरिम बजट पेश किया, जिसमें उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं की और कहा कि इस वर्ष जुलाई में पूर्ण बजट के दौरान हमारी सरकार विकसित भारत के लक्ष्य का विस्तृत रोड मैप प्रस्तुत करेगी। In the full budget in July, Honorable Speaker, our government will present a detailed roadmap for our pursuit of Vikasit Bharat. इस बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं, जिसके अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर का अधिक विकास करने के लिए 11% ज्यादा खर्च किया जाएगा। लखपति दीदी योजना के अंतर्गत अब 3 करोड़ महिलाओं तक इसका लाभ पहुंचेगा, जिसमें अब तक 1 करोड़ महिलाओं को लाभ मिल चुका है। 40,000 रेल डिब्बों को वंदे भारत के स्तर का बनाया जाएगा। वहीं मालगाड़ियों के लिए 3 नए रेल कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। एविएशन सेक्टर के बारे में बजट की घोषणा के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि हवाई अड्डों की संख्या 2 गुनी होकर 149 हो गई है। वहीं 1000 से अधिक एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया गया है। साथ ही इस बजट में इनोवेशन और रिसर्च पर 1 लाख करोड़ रुपए का फंड बनाने की घोषणा की गई है। निर्मला जी का ये बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। इस बजट में 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है। 2047 में आजादी के 100 साल पूरे होने के मौके पर देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी के तहत विकसित भारत एट 2047 योजना भी जारी की गई है। ये एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें विकास का रोड मैप तैयार किया गया है। इस दूरगामी सोच के जरिए ही भारत के विकास को सरकार एक ठोस आधार दे रही है।
विकसित भारत 2047 सरकार द्वारा शुरू किया गया ऐसा विजन है जिसमें अगले 25 सालों के लिए एक ऐसी नीति बनाई जा रही है जिसके जरिए देश को विकसित राष्ट्र की श्रेणियों में शामिल किया जा सके। 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने की दिशा में सरकार लगातार प्रयासरत है। वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो आने वाले समय में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकती है। अब देश में लगातार FDI यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ रहा है। अंतरिम बजट में बताया गया है कि वर्ष 2014 से 2023 की अवधि में FDI लगभग 596 अरब अमेरिकी डॉलर रहा है, जो वर्ष 2005 से 14 की तुलना में 2 गुना है। ये दर्शाता है कि किस तरह भारत ने दुनिया भर के निवेशकों को आकर्षित किया है और देश में भारी निवेश हासिल किया। Time of India or Bharat. India is now the fastest growing of all the major economies in the world. If we can keep 7 to 8% growth every year from now onwards, India will be a developed country by 2047. And of course, that's the great ambition and vision of the Prime Minister. मौजूदा समय में पूरी दुनिया लगभग आर्थिक संकट और अन्य संघर्षों से जूझ रही है। ऐसे में भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। ये देश के लिए एक स्वर्णिम अवसर है अपनी आर्थिक स्थिति को और अधिक मजबूत बनाने का, और भारत एक विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। स्टील के बिना किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर पाना लगभग नामुमकिन है, चाहे रेल हो, एयरपोर्ट्स हो, पुल हो या गाड़ियां हो। दुनिया भर की तमाम चीजों के निर्माण में स्टील की अहम भूमिका होती है और इस स्टील का खजाना है भारत में। जी हाँ, भारत की स्टील इंडस्ट्री दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्टील इंडस्ट्री है। आज न केवल भारत में बढ़ती स्टील की मांगों को पूरा किया जा रहा है, बल्कि देश से इसका निर्यात दुनिया भर के अन्य देशों में भी हो रहा है। भारत ने 2030 तक 300 मिलियन टन स्टील मैन्युफैक्चरिंग क्षमता का लक्ष्य रखा है। आइए जानते हैं कैसे भारतीय स्टील इंडस्ट्री एक महाशक्ति के रूप में उभर रही है। ये है महाराष्ट्र में स्थित देश का सबसे बड़ा समुद्री पुल अटल सेतु, जो इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना है। इसका उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इस पुल की एक खासियत यह है कि इसे बनाने में पेरिस के आईफिल टावर से 17 गुना ज्यादा स्टील का इस्तेमाल किया गया है। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस पुल के निर्माण में भारी मात्रा में स्टील का उपयोग हुआ है। ऐसे ही रेलवे, एयरपोर्ट, ऑटोमोबाइल, डिफेंस, कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर समेत कई क्षेत्रों में स्टील का उपयोग बड़े पैमाने पर होता है और इसकी मांग हमेशा बनी रहती है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय स्टील इंडस्ट्री में जबरदस्त वृद्धि देखी गई है और भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बनकर उभरा है। वित्त वर्ष 2022-23 में क्रूड स्टील यानी कच्चे स्टील का उत्पादन 126.26 टन और फिनिश स्टील यानी कुल तैयार हुए स्टील का उत्पादन 122.28 रहा, जो वित्त वर्ष 2014-15 की तुलना में कहीं अधिक है। कंट्री डेवलप करता है तो स्टील की डिमांड ही बढ़ेगी, क्योंकि स्टील इज ए मदर इंडस्ट्री। स्टील से ही फिर सारी चीज़ें विकास होती हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे हाउसिंग सेक्टर है, चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर है। तो स्टील का एक बहुत बड़ा रोल रहेगा हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। भारत ने हाई ग्रेड स्टील के उत्पादन को बढ़ाने पर भी जोर दिया है, जिसकी मिसाल है INS विक्रांत, जिसके निर्माण में लगभग 30,000 टन DMR ग्रेड स्पेशलिटी स्टील का उपयोग किया गया है, जो पूर्ण रूप से स्वदेशी है। पहले जहां हमें एयरक्राफ्ट करियर में इस्तेमाल होने वाले हाई ग्रेड स्टील के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब इस क्षेत्र में भारत ने आत्मनिर्भरता की ओर मजबूती से कदम बढ़ाया। हम लोग डिपेंड थे इंपोर्ट पे, हम लोग धीरे धीरे हम ऐसे प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं जिससे कि हम लोग भारत की जो डिफेंस है उसमें सप्लाई कर सकें। जो डिफेंस की डिमांड करीब 0.5 मिलियन टन स्टील की रिक्वायरमेंट जो रहेगी, और हम लोग हाई स्ट्रेंथ मटेरियल जो क्वेंच एंड टेम्पर्ड उस तरह का मटेरियल हम लोग सप्लाई कर रहे हैं वॉरशिप्स में और दूसरे प्रेशर वेसल्स में, सब जगह पे हमारा स्टील जा रहा है। पिछले कुछ सालों में स्टील के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए
कई ऐसे कदम उठाए गए हैं जिनका सकारात्मक असर देखने को मिला है। राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 और PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम से इस क्षेत्र को एक नई गति मिली है। वहीं पिछले ही साल छत्तीसगढ़ के बस्तर में स्थापित किया गया NMDC स्टील प्लांट स्टील मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में एक बड़ा कदम था। छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाके बस्तर में लगभग 24,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया गया है नगरनार स्टील प्लांट, जहां भारत का दूसरा सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस है। ये न सिर्फ इस क्षेत्र के लिए एक बड़ी सौगात है, बल्कि देश में स्टील की बढ़ती मांग को पूरा करने में ये एक अहम भूमिका निभाएगा। देश की इस विकास यात्रा में स्टील इंडस्ट्री की भूमिका और सशक्त होने वाली है, क्योंकि जब देश में स्टील सेक्टर मजबूत होता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर मजबूत होता है। जब स्टील सेक्टर का विस्तार होता है तो रोड, रेलवे, एयरपोर्ट और बंदरगाह का विस्तार होता है। भारतीय स्टील उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए और देश में स्टील की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार ने 2017 में राष्ट्रीय इस्पात नीति बनाई है, जिसके अंतर्गत भारत में वर्ष 2030 तक 300 मिलियन टन क्रूड स्टील की क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार द्वारा शुरू की गई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम से इस क्षेत्र में उद्योग को और अधिक बढ़ावा मिला है, जिसके तहत इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने के साथ साथ स्पेशलिटी स्टील की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत जून 2023 तक 23 कंपनियों से जुड़े 57 MOU पर हस्ताक्षर कर लिए गए हैं। भारत की इकोनॉमी की बात करें तो पूरा विश्व जो है पिछले 4-5 साल में जो है भारत का लोहा मानने लग गया है कि भी अगर इकोनॉमी कोई पूरे विश्व में ग्रो कर रही है तो भारत की है। बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट भी यही कह रहे हैं कि अगले 10 साल भारतवर्ष के हैं। तो पूरी जो इकोनॉमी की ग्रोथ है, जो रफ्तार इकोनॉमी ने जो पकड़ी हुई है अभी, उसी के हिसाब से स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्री भी जो उसके साथ साथ ग्रो करेगी, चाहे वो कोई भी सेगमेंट है, क्योंकि हर सेगमेंट में स्टेनलेस स्टील की रिक्वायरमेंट है। उसी के साथ साथ जो है वो स्टेनलेस स्टील भी ग्रो करेगा। हाल ही में राजधानी दिल्ली में स्टील समिट 2023 का आयोजन किया गया, जहां स्टील उद्योग से जुड़े कई उद्योगपतियों ने भाग लिया। यहां स्टील इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई और भविष्य की चुनौतियों को लेकर भी विचार साझा किए गए, जिसमें स्टेनलेस स्टील एक प्रमुख विषय रहा। दुनिया से हम ज़्यादा अच्छे ग्रो कर रहे हैं और जो भारत सरकार का जो फोकस एरिया चल रहा है, चाहे वो कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स है, चाहे वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, या कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, इन सब के चलते हुए कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो भी हमारी अच्छी आने वाली है। तो मैं एक बहुत ही अपॉर्चुनिटी भरा हुआ एक फ्यूचर देखता हूँ स्टील के लिए और उसके अंदर स्टेनलेस स्टील के लिए भी। सरकार के प्रयासों से सशक्त और सक्षम बनती भारतीय स्टील इंडस्ट्री ने न सिर्फ वैश्विक पटल पर अपनी एक छाप छोड़ी है, बल्कि इसने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के साथ साथ रोजगार के नए अवसर भी पैदा किए हैं। खाना बनाना दुनिया की सबसे अनोखी कला है और खाने को स्वादिष्ट बनाते हैं मसाले। भारतीय घरों की किचन में कुछ मिले या ना मिले, पर मसालों के कई डिब्बे देखने को जरूर मिलेंगे। इसीलिए भारत को लैंड ऑफ स्पाइसेस भी कहा जाता है, क्योंकि मसालों में भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2022-23 में भारत से मसालों का 31,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का निर्यात हुआ। आइए जानते हैं भारत के मसाले क्यों इतने प्रसिद्ध हैं और पूरी दुनिया क्यों इनकी कायल है। भारत विभिन्न संस्कृतियों और विभिन्न परंपराओं का देश है और यहाँ खाने के विभिन्न स्वादिष्ट व्यंजन दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं। इन स्वादिष्ट व्यंजनों की कल्पना बिना मसालों के नहीं की जा सकती है। खाना बनाने में इस्तेमाल होने वाले भारतीय मसालों का इतिहास भी सदियों पुराना है। आज हर एक डिश के लिए अलग अलग मसाले मौजूद हैं, जैसे चिकन बनाने के लिए चिकन मसाला, छोले के लिए छोला मसाला,
ऐसे ही पनीर, राजमा, दाल मखनी आदि के लिए अलग अलग मसालों की जरूरत होती है। मुख्य रूप से पौधों से प्राप्त होने वाले मसाले भोजन को स्वाद और रंगत देने के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभदायक होते हैं। हल्दी, धनिया, गरम मसाला, काली मिर्च और लाल मिर्च ये मसाले कई अन्य मसालों के अलावा भारतीय व्यंजनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और साथ ही भोजन में अनोखा स्वाद जोड़ते हैं। भारतीय मसालों का उपयोग पूरी दुनिया में विभिन्न प्रकार के उत्पादों जैसे सॉस, बेकरी सामान, जमे हुए खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ, ड्रेसिंग, पैकेज्ड खाद्य पदार्थ और कई अन्य में किया जाता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन द्वारा मसालों की 109 किस्मों की लिस्ट में से लगभग 75 का उत्पादन भारत में किया जाता है। केरल के कोझिकोड को मसालों का राजा कहा जाता है। यहाँ पर कई तरह के मसालों का उत्पादन किया जाता है और इतना ही नहीं, ये मसाले विदेशों में भी भेजे जाते हैं। यहाँ पर काली मिर्च, तेज पत्ता, इलायची, लौंग, दालचीनी, जायफल और वनीला पॉड जैसे मसालों का उत्पादन होता है। बात अगर लाल मिर्च की करें तो आंध्र प्रदेश राज्य मिर्च का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। यहाँ पर लाल मिर्च की कई वैरायटी मिलती है, जिसमें सबसे तीखी से लेकर कम तीखी लाल मिर्च तक यहाँ पर उगाई जाती है। वहीं मध्य प्रदेश भी अपने मसालों को लेकर दुनिया भर में प्रसिद्ध है। खासकर यहाँ पर धनिया का उत्पादन काफी ज्यादा किया जाता है। I think we will be touching an annual growth between 10 to 12% very soon, and the Indian government has they have a target to touch about 19.5% annual export sales. So we can be out there in the global market as a make in India brand. भारत में पिछले कुछ सालों में अलग अलग तरह के मसालों का उत्पादन काफी बढ़ गया है। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021 से 2022 में 10.88 मिलियन टन मसालों का उत्पादन हुआ है। इनमें से कई मसाले भारत से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में निर्यात किए जाते हैं। भारत ने 2020 से 2021 के दौरान 180 देशों को मसाले और मसालों से जुड़े उत्पादों का निर्यात किया। चीन, अमेरिका, बांग्लादेश, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका, मलेशिया, ब्रिटेन, इंडोनेशिया और जर्मनी में भारतीय मसालों का ज्यादा निर्यात किया जाता है। वहीं वर्ष 2020 से 2021 में सभी निर्यात राजस्व का 70% से अधिक इन बाजारों से ही आया। बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हमारे मसाले दुनिया भर के देशों में जा रहे हैं, स्पेशली अमेरिका में बहुत मसाले जा रहे हैं। हमारे मसालों की क्वालिटी इतनी बढ़िया है कि ज़्यादातर देशों में उनका इंपोर्ट है। भारतीय मसाला बाजार में हो रही वृद्धि से इस क्षेत्र में अपना उद्योग स्थापित करने वालों को भी काफी लाभ मिल रहा है। वहीं अपनी मार्केटिंग पहल को आगे बढ़ाते हुए प्रमुख मसाला उत्पादक भी अपने नए प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं। साथ ही उत्पादन बढ़ने से किसानों को भी लाभ मिल रहा है। आइए बात करते हैं खेती की, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक मजबूत आधार है। देश में खेती में कई तरह की विविधताएं हैं और बदलते समय के साथ खेती करने की नई नई तकनीकों को भी अपनाया जा रहा है। देश में आज ऐसे कई प्रगतिशील किसान हैं जो खेती में नए नए प्रयोग कर रहे हैं और आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रहे हैं। आइए मिलते हैं कुछ ऐसे ही प्रगतिशील किसानों से जो अपनी अनोखी खेती से लाखों की कमाई कर रहे हैं। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले के नानोवाल गांव के रहने वाले गुरविंदर सिंह सोही ने विदेशी किस्म के फूलों की खेती कर अपना एक बड़ा व्यवसाय स्थापित किया है। उन्होंने 2008 में 2 कनाल जमीन पर हॉलैंड ग्लैडिलस को उगाया, जिसके उन्हें बेहतर परिणाम मिलने लगे। फिर देखते ही देखते उनकी ये खेती कई एकड़ में फैल गई। उन्होंने फूलों के साथ साथ इनके बीजों की बिक्री भी शुरू की।
उनके द्वारा उगाए जा रहे फूलों और उनके बीजों की देश विदेश में भारी डिमांड रहती है। आज इनका निर्यात वो कई देशों में कर रहे हैं। ऐसे किस्म की फूलों की खेती करना आसान नहीं होता है, लेकिन गुरविंदर सिंह सोही ने अपने कौशल से इसे कर दिखाया और आज वो अन्य किसानों के लिए प्रेरणा बने हैं और उन्हें उनके इस कार्य के लिए कई अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। किसानों को फ्लोरिकल्चर जरूर अपनाना चाहिए, क्योंकि अगर आप जैसे ग्लैडुलस मैरीगोल्ड लगाते हो ना, जैसे हम कोई डेयरी दूध का काम करते हैं, उसकी 10 दिन बाद इनकम होती है, फूलों में आपको डेली की इनकम होती है। आप हर रोज इसको बेचो, हर रोज इसकी आपको इनकम होगी। अभी आप जिस प्लांट को देख रहे हैं वो कोई सामान्य प्लांट नहीं है, बल्कि यहाँ मोती उग रहा है। जी हाँ, दरअसल ये प्लांट है हरियाणा के गांव बुहावी में रहने वाले सलिंदर कुमार का, जिन्होंने इसे अपने घर में अपने एक दोस्त की मदद से स्थापित किया है। इसमें समुद्र में पाए जाने वाले जीव सीप का पालन पोषण किया जाता है। ये एक ऐसे जीव होते हैं जो मोती बनाते हैं। इन मोतियों को तो वो बेचते ही हैं, साथ ही इससे विभिन्न प्रकार की ज्वेलरी का निर्माण कर उनकी भी बिक्री करते हैं। नौकरी छोड़कर इस काम को शुरू करने वाले सलिंदर कुमार और उनके दोस्त राजेश गोस्वामी आज लाखों का मुनाफा कमा रहे हैं। वहीं इसकी ट्रेनिंग भी वो अन्य लोगों को दे रहे हैं। पहले साल में हमने यहाँ पर अपना 2 पार्टनर हैं, हम राजेश जी हैं मेरे साथ में, तो हमने क्या किया, अभी हमने 3.5 लाख रुपए दोनों ने लगा दिए। 3.5 लाख रुपए दोनों का खर्चा आ गया, और जब हमारा रिटर्न आया हम लोगों का पैसा भी पूरा हो गया और उल्टा हमको 3-3 लाख रुपया कमाई भी हो गई। फिर हमने देखा भी बिजनेस तो अच्छा है, तो फिर हमने इसको बड़े लेवल पे काम शुरू कर दिया। अगर केसर की बात करें तो ख्याल कश्मीर का आता है, क्योंकि केसर की ज्यादातर खेती कश्मीर में ही होती है। इसकी खेती के लिए ठंडे इलाके और खास प्रकार की मिट्टी की जरूरत होती है, लेकिन अब नए प्रयोग और नई तकनीक की मदद से कई लोग अपने घरों में केसर की खेती कर रहे हैं और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। गुजरात के वडोदरा में रहने वाले एक कपल ने अपने घर में 10 बाय 10 के एक कमरे में केसर की खेती कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वैभव पटेल और आस्था माहेश्वरी ने कश्मीर से केसर के बीज खरीदकर इसकी शुरुआत की और अपने पहले ही प्रयास में इसे अच्छे तरीके से उगाया। उन्होंने ये सफलता एरोपोनिक्स की मदद से की। एरोपोनिक्स एक ऐसी विधि होती है जिसमें मिट्टी और पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता, साथ ही ऐसा वातावरण तैयार किया जाता है जिससे केसर जैसी खेती की जा सके। केसर उगाने की इस तकनीक को ये कपल पूरे देश में फैलाना चाहते हैं। इस स्टार्टअप को बेसिकली सारे गुजरात में या सारे इंडिया में इनफैक्ट हम ये चाहते हैं कि जितने ज़्यादा लोग कर सके इस चीज़ को उतना बेहतर है, ताकि जो हमारे पास जो कहा जाता है कश्मीर को जिसको जीआई टैग मिला हुआ है वो पूरे इंडिया में मतलब इसका प्रोडक्शन इतना बढ़ जाए कि हम इतना एक्सपोर्ट कर पाए कि हमारा जीडीपी ज़्यादा ग्रो कर सके। केसर की ये अनोखी खेती देश के अन्य किसान व युवा एंटरप्रेन्योर के लिए बड़ा अवसर साबित हो रहा है, जिससे एक तरफ केसर की खेती को बढ़ावा मिल रहा है तो वहीं लोगों को अपना व्यवसाय शुरू करने का एक शानदार विकल्प भी मिल रहा है। खेती के इन विभिन्न प्रयोग को और नई तकनीकों को बढ़ावा देकर सरकार प्रगतिशील किसानों के लिए लगातार प्रयासरत है, जिससे खेती करने के लिए नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। आज के शो में फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट जन भारत के अगले एपिसोड में। नमस्कार।